ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज टेस्ट पेपर डिस्कशन। ये हमारा पेपर था, आज कंबाइंड पेपर था एक्चुअली। 11, 12, 13, 14 चारों सेट को मिला के सी डी एस और एफकेट का पेपर हुआ था। तो उसमें से हम लोग आज डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर नंबर 11 सी डी एस एंड एफकेट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो था कि इफ़ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं बेसिकली, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4, फिर y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और हमें बताना है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे और उसको तोड़ के लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4। दूसरे वाले में जाएंगे तो उसमें भी पहला टर्म तो देखो वाई प्लस जेड प्लस एक्स लिखने पे तुम उसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही लिखोगे, लेकिन दूसरा जो होगा दैट विल बिकम वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू दे रखी है 9। फिर तीसरे वाले में भी पहला ब्रैकेट बना लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, और दूसरा ब्रैकेट बनेगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई का, जो कि है 36। अब इन तीनों को कर दो ऐड। तो जब तुम इसको ऐड करने जाओगे तो यू कैन सी कि x प्लस वाई प्लस जेड तो तीनों में ही कॉमन है। तो जो दूसरा ब्रैकेट बनेगा उसका पहला टर्म हो गया x प्लस वाई माइनस जेड, मतलब ये वाला ब्रैकेट, प्लस दूसरा टर्म हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स, मतलब दूसरा वाला ब्रैकेट का टर्म, और फिर थर्ड टर्म हो जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई, और ये टोटल सम हमारा 49 के इक्वल है। तो अब एक यहाँ पे चीज़ देखो कि एक प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो गया, फिर माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो गया, और माइनस जेड प्लस जेड से कैंसिल हो गया। तो तुम्हारे पास में यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा है और यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा है। तो ये टोटल दोनों मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49, और हमें निकालना था सिर्फ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर ऑफ 49 दैट इज इक्वल्स टू 7, जो कि मेरे डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन गिवन है कि अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जीरो है तो हमारा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले ए स्क्वायर के साथ हम लोग कोई पंगा नहीं लेंगे, लेकिन जो मेन इक्वेशन है अगर उसमें से मैं बी सी को इधर भेज दूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो माइनस बी सी बन जाएगा, और माइनस बी सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी प्लस सी ए। अब उसी तरह से सेकेंड टर्म में 1 अपॉन बी स्क्वायर लिखने के बाद अगर मैं सी ए को यहाँ भेज दूँ तो वो माइनस सी ए बन जाएगा, और यहाँ बच जाएगा ए बी प्लस बी सी। और लास्ट वाले में सी स्क्वायर को यहाँ छोड़ के अगर मैं ए बी को यहाँ भेज दूँ तो वो माइनस ए बी बन जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ बी सी प्लस सी ए। तो अब नीचे वाले टर्म में से जो पहला टर्म है उसमें से डिनोमिनेटर में से अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो ये बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड वाले टर्म में से डिनोमिनेटर का बी अगर कॉमन ले लूँ तो वो बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी, और तीसरे वाले में से अगर सी कॉमन ले लूँ तो वो भी बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब है कि मेरा एलसीएम हो गया इन तीनों टर्म्स के लिए ए बी सी होल मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस बी प्लस सी। तो अब इस टर्म के पास में बी सी नहीं है तो यहाँ बी सी लिख देते हैं। अब इसके पास में सी ए नहीं है तो सी ए लिख देते हैं, इसके पास में ए बी नहीं है तो ए बी लिख देते हैं, लेकिन इस पूरे का जो सम हमें पहले ही जीरो दिया हुआ है तो इसका मतलब है जीरो अपॉन एनीथिंग, मतलब एनीथिंग यहाँ पे क्या है ए बी सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी है, बट दैट विल हार्डली क्रिएट एनी डिफरेंस, हमारा आंसर जीरो ही रहेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा न्यूमरेटर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर, और अपॉन में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। तो हमें इसको रिड्यूस करना है। तो ए स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो तो अंदर रह गया बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। उसी तरीके से नीचे वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो तो फॉर्मूला बनता हुआ सा नज़र आ ही रहा है, तो उसको एक ब्रैकेट में डाल के सी स्क्वायर को अलग कर दो। अब ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर का ए स्क्वायर रहा, माइनस ये बन गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो पहला ब्रैकेट है वो बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब दोनों ऊपर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो पहला टर्म न्यूमरेटर का हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, और डिनोमिनेटर का पहला टर्म हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। तो ये दोनों कैंसिल हो गए,
अब हमें सिर्फ ये सर्च करना है कि ये ऑप्शन है कहाँ पे, तो आई थिंक आई कैन सी इट इन सी ऑप्शन। ये सी ऑप्शन में हमें ये आंसर दिख रहा है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। अब इसमें ट्रिक लगेगा कि अगर ऊपर 1 है और नीचे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है तो इट कैन बी ऑलवेज रिटर्न एज 1/n माइनस 1/n+1। अब जैसे मान लो यहाँ पे 1/1 इंटू 2 है, इसकी वैसे तो वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूला से काम करूँ तो इट कैन बी रिटर्न एज 1/1 माइनस 1/2, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ रही है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे क्वेश्चन में ईच एंड एवरी टर्म को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। जैसे पहला टर्म को मैंने लिख दिया 1/1 माइनस 1/2, दूसरे वाले को लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3, तीसरे वाले को लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, और सबसे आखिरी वाला हो जाएगा 1/100 माइनस 1/101। अब इसमें फ़ायदा हम लोगों को क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, हर ब्रैकेट का दूसरा नंबर अगले ब्रैकेट के पहले नंबर को कैंसिल करता हुआ जा रहा है। तो बचेगा खाली पहले वाले ब्रैकेट का 1 और आखिरी वाले ब्रैकेट का 1/101। बीच में माइनस का साइन है, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा 100/101, जो कि बी ऑप्शन में। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुमसे यूनिट डिजिट मांग रहा है, इसके ऊपर में हमने काम किया हुआ है कि एनी ऑड नंबर whole raised to the power of 4n always have 1 at its unit space. Any even number whole raised to the power of 4n always have 6 at its unit place. एक्सेप्शन में मैंने बताया था 1, 6, 5 और 0 के पावर में तुम कोई भी नंबर लिख दो, चाहे वो 4 का मल्टीपल हो या ना हो, वो सब अपने ही डिजिट्स पे ख़त्म होते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला टर्म है 3 की पावर में 57, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर में 56 इंटू 3, क्योंकि हमें नियरेस्ट वैल्यू जो 4 का मल्टीपल मिल रहा है वो 56 मिल रहा है। तो इतने तक का यूनिट प्लेस तो 1 हो गया, एक एक्स्ट्रा 3 था, तो पहले वाले टर्म का यूनिट प्लेस होगा 3। 6 के पावर में कुछ भी लिख दो, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो वो 6 पे ही खत्म होता है, तो अगले वाले के लिए 6 ही रहेगा। अच्छा, 7 ऑड नंबर है, पावर में 63 है, इसका नियरेस्ट ढूंढेंगे 4 का मल्टीपल, तो वो 60 मिलेगा, दैट मीन्स 3 और बच गया। ऑड नंबर है 7, उसके पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल 1 पे ही खत्म होगा, 7 का पावर 3 मतलब 343, ये 3 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे एक और 3 आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे जो यूनिट्स डिजिट नज़र आ रहा है वो डी ऑप्शन मतलब 4 होगा। 6 3 ज़ार 18, 18 3 ज़ार 54, तो यूनिट स्पेस हो गया डी, दैट इज़ 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पूरी वैल्यू को, वैल्यू क्या है, 3 to the power of 25 प्लस 3 to the power of 26 प्लस 3 to the power of 27 प्लस 3 to the power of 28 को कौन कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो कॉमन ले लो, सबसे छोटा जो वैल्यू है 3 की पावर 25 उसको कॉमन लिया, तो पहले टर्म के लिए बचा 1। 3 की पावर 26 में से एक 3 की पावर 25 निकल गया, तो एक 3 बचेगा। 3 की पावर 27 में 3 स्क्वायर बच जाएगा, दैट इज़ 9, और 3 की पावर 28 में 3 क्यूब बच जाएगा, दैट इज़ 27। अब ये 3 की पावर 25 अपना रह गया, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 40। एक 3 यहाँ से अलग कर लो और एक 4 यहाँ पे अलग कर लो, तो तुम देख सकते हो कि 3 इंटू 10 30 ऑप्शन में है, तो 30 से ये जरूर डिविजिबल होगा, क्योंकि 30 के साथ में ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होके हैं और ऑप्शन में 30 है, तो 30 का मल्टीपल तो ये होगा ही होगा। तो ये किससे डिवाइड होगा, 30 से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सिंपल सी वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेट करना है, पेयर बना लो इस तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो पहला टर्म हो जाएगा 1 + 2 इंटू 1 - 2, उसके अगले वाले में आ जाएगा 3 + 4 इंटू 3 - 4, उसके अगले वाले में आ जाएगा 5 + 6 इंटू 5 - 6, क्योंकि हर जगह मैं a² - b² की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। अगला बनेगा 7 + 8 इंटू 7 - 8, और सबसे लास्ट में बनेगा 9 + 10 इंटू 9 - 10। अब ऐसा करके क्या फ़ायदा हुआ, देखो 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10, हर किसी से एक -1 निकलेगा, और ये 1 + 2 3 होता है, तो ये -3 हो गया। 3 + 4 7 होता है, -7 हो गया। 5 + 6 11 होता है, -11 हो गया। 7 + 8 15 होता है, -15 हो गया। 9 + 10 19 होता है, -19 हो गया। तो इनको ऐड करना आसान है, ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा -55, जो कि डी ऑप्शन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1365। लेट अस अज्यूम कि जो तुम्हारे दो नंबर हैं वो ए और बी है, और इनका डिफरेंस मतलब a - b 1365 है। अब इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि a मेरा लार्जर नंबर है, b मेरा स्मॉलर नंबर है, क्योंकि अगले लाइन में उसने यही बोला है कि ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर वी गेट 6 एज कोसेंट एंड 15 एज रिमाइंडर। तो इसका मतलब है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्मूले में अगर हम लोग जाते हैं, तो डिविडेंड है ए,
कोसेंट तुम्हें दिया हुआ है 6, डिविजर b हो गया, रिमाइंडर 15 है। तो मेरा जो a वाला नंबर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 6b प्लस 15, और हमें फाइंड करना है स्मॉलर नंबर मतलब b की वैल्यू। तो इस a को उठा के मेन इक्वेशन में डाल दो। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 6b प्लस 15 माइनस b इक्वल्स टू 1365। तो ये दे दिया मुझे 5b इक्वल्स टू 1365 माइनस 15, जो कि अगले स्टेप में मुझे दे देगा 5b इक्वल्स टू 1350, और b की वैल्यू हो गई 13050 बाई 5, काटने पे 270 आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि देर इज अ पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू 1000 गिव्स अ सम विच इज ग्रेटर देन व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में तुमको ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि इनमें से कोई एक नंबर ऐसा है जिसको अगर मैं 1000 के साथ ऐड करूं तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी एज अ सम वो बड़ी होगी व्हेन द सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब तुम खुद सोचो कि 1 को अगर मैं 1000 से ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है 1001, लेकिन इसी 1 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मुझे देता है 1000। और मेरा क्वेश्चन क्या चाहता है कि जो सम की वैल्यू है वो प्रोडक्ट की वैल्यू से बड़ी हो। ये पॉसिबल सिर्फ 1 के साथ हो सकता है। 1 को छोड़ के अगर तुम कोई भी नंबर लोगे तो इट विल ऑलवेज गिव यू अ सम विच इज़ लेस देन द प्रोडक्ट। तो तुमको यही पूछा था कि इनमें से वो नंबर कौन सा है, तो वो 1 ही होगा। ये हमेशा याद रखना कि ओनली पॉजिटिव नंबर which when added to 1000 gives a sum which is greater than when the same number is multiplied by 1000 is always 1। बाकी सारे ऑप्शंस गलत होंगे। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन तुमको नंबर्स दिया हुआ है कुछ 1, 3, 5, 25 तक, मतलब सारे ऑड नंबर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोस एट द राइट एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक चीज़ याद रखो, 5 अगर तुमने किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे सारे नंबर ऑड हैं तो उसका यूनिट्स डिजिट तो 5 पे फिक्स हो गया है। तो राइट हैंड पे जो प्रोडक्ट पे तुम जीरो काउंट करने जा रहे हो वहाँ पे जीरो तुमको कभी मिलेगा ही नहीं, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग ऑल द ऑड नंबर टिल 25, और उसमें 5 भी आता है। तुम खुद सोच के देखो, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए इन सारे नंबर्स का यूनिट्स प्लेस या राइट हैंड साइड जो है, राइट एंड ऑफ द प्रोडक्ट, वो तो 5 से फिक्स हो गया। तो ऐसे केस में तो जीरो मिलेगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो। आई होप दिस पेपर इज डिस्कस्ड। अब अगला पेपर 12 नंबर कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि 11, 12, 13, 14 को मिला के इस बार कंबाइंड पेपर हुआ था। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।